नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम सोनी इस एजुकेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा। महिला एवं बाल अपराध के इस अपने सिलेबस में आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। तो वो टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक के बारे में अपन जानेंगे पूरा डिटेल से। उसमें क्या प्रावधान है, कितनी धाराएं हैं और कौन कौन सी धाराएं जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक का नाम है मेरे भाई घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यानी कौन सा अधिनियम है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। देखो, कोई भी अधिनियम है, उस अधिनियम का अगर आपके सामने नाम आता है और उस नाम को आप पूरा डिस्कस कर लेते हो कि नाम में क्या है, तो नाम में ही तो सब कुछ है मेरे भाई। यहां पर नाम से ही तो आपको समझना है कि इस नाम में क्या क्या प्रावधान है। देखो, यहां पर सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है शब्द घरेलू हिंसा। यानी अगर आपको ये पता लग जाए घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, तो आप उस घरेलू हिंसा से क्या करोगे? महिलाओं का संरक्षण। उस संरक्षण के लिए क्या बना दिया गवर्नमेंट ने? कानून बना दिया, जिसे कहते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब घरेलू हिंसा क्या है, इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम को कब पारित किया गया, इस अधिनियम को कब लागू किया गया, वो सारे डिस्कस करते हैं अपन। तो दोस्तों एक चीज समझ में नहीं आई सर, अगर किसी महिला का कोई घरेलू हिंसा में ऐसा हिंसा होती है घरेलू, तो उसके लिए तो प्रावधान है ना अपने। धारा 354 है, धारा 498A है और धारा 509 भी तो है आईपीसी की। तो फिर सर स्पेशल प्रोविजन का निर्माण क्यों किया गया? ये चीज भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस अधिनियम के प्रावधानों में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, इस अधिनियम की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इस अधिनियम में कुल धाराएं आपसे पूछे तो इस अधिनियम में कुल धाराएं हैं आपके, कुल धाराएं 37 धाराएं। कितनी धाराएं? 37 धाराएं हैं। और इन 37 धाराओं को दोस्तों कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में बांटा गया है। यानी अध्याय कितने हैं टोटल? तो अध्याय है मेरे भाई कितने? 5। कितने अध्याय हैं? अध्याय 5 है। अब दोस्तों यहां पर शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले धारा 1 से। इस अधिनियम में जानते जाएंगे अपन कौन सी धारा में क्या प्रावधान है, तो अधिनियम के प्रावधान भी अपने समझ में आ जाएंगे। सुनना ध्यान से। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कौन सी धारा, तो धारा 1। और धारा 1 में मैं हमेशा आपको आज तक बताया आया हूं कि धारा 1 में क्या होता है। धारा 1 में अधिनियम का नाम और अधिनियम का विस्तार क्या होता है मेरे भाई? अधिनियम का नाम और अधिनियम का विस्तार और अधिनियम लागू कब हुआ, ये 3 चीजें हमेशा इस धारा 1 में होती है। तो नाम तो सबको पता है कि सर नाम क्या है, नाम तो ये रहा आपके घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। सर इसका विस्तार कहां पर है? तो हाँ, इसका विस्तार कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। इसका विस्तार वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में तो सर इसका विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत पर है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में है। लेकिन पहले कहां पर नहीं था? तो दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब दोस्तों बात करें इसके लागू होने की, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि ये जो अधिनियम है ये आपके लागू कब हुआ। दोस्तों अगर लागू का पूछा जाए तो लागू से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये अधिनियम पारित कब हुआ। और दोस्तों अगर पारित की आपसे मैं बात करूं तो दोस्तों मेरे भाई इसे 24 अगस्त 2005 को तो लोकसभा में पारित किया गया था। 24 अगस्त 2005 को इसे कहां पर पारित किया गया था? 24 अगस्त 2005 को इसे मेरे भाई लोकसभा में पारित किया गया था। इसके बाद दोस्तों 29 अगस्त 2005 को इसे कहां पर पारित कर दिया गया? राज्यसभा में पारित कर दिया गया। अब राज्यसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया, जाएगा कहां पर? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने भी इसको कब पारित कर दिया? 13 सितंबर 2005 को। 13 सितंबर 2005 को दोस्तों आपके ये पूर्णतः पारित हो चुका था, यानी राष्ट्रपति द्वारा इस पे सिग्नेचर कर दिए गए थे।
लेकिन मेरे भाई अब ये अधिनियम लागू नहीं हुआ। लागू का आपसे पूछे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था, पिछले एग्जाम में क्या प्रश्न आया था कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। पारित का पूछे तो सन 2005 ऑप्शन में था, डेट नहीं थी हालांकि, तो आपको 2005 देना है। लागू का पूछे आपसे तो लागू का छेना है 2006, क्योंकि यह अधिनियम कब लागू हुआ, यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ, इसीलिए तो यहां पर आपसे पूछा जाए। अब आपके बात आती है कि यह अधिनियम सर लागू कब हुआ, तो मेरे भाई ये अधिनियम आपके 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को क्या कर दिया गया, लागू किया गया। ये आती है इस अधिनियम की धारा 1। इस अधिनियम की धारा 1 के बाद अपन बात करते हैं धारा 2। अब यहां पर आती है आपकी धारा 2, और धारा 2 में मैंने आपको हमेशा बताया है, धारा 2 में क्या होती है, परिभाषाएं होती है। क्या होती है? परिभाषा होती है, और यहां पर आपके इससे संबंधित कोई भी परिभाषा काम की नहीं है। इसके बाद आ जाती है आपके धारा 3। कौन सी आती है? धारा 3। और धारा 3 में मेरे भाई क्या बताया गया है? धारा 3 में घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है कि घरेलू हिंसा क्या होती है और घरेलू हिंसा करना कानूनन अपराध माना जाता है। तो यहां पर अब आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाए घरेलू हिंसा के बारे में इस अधिनियम की कौन सी धारा में, तो धारा 3 में। और घरेलू हिंसा क्या होती है सुनना ध्यान से। देखो, घर से घरेलू शब्द बना है, यानी घर के अंतर्गत किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, जैसे मान लो कोई किसी के साथ मारपीट हुई है, पति है शाम को दारू पी के आया, क्या चल निकाल 100 रुपए ये दे वो दे कर, मतलब लड़ाई झगड़े होना, बर्तन फोड़ दिए, भांडा फोड़ दिए, ये सारी चीजें जो घर में लड़ाइयाँ होती है, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है, घरेलू हिंसा कहलाती है। ये आपको पता हो जाना चाहिए। यानी यहां पर इसको देखो शब्दों में क्या अपन भी रोएंगे, घरेलू हिंसा को शब्दों में ये कहेंगे, यदि किसी महिला के साथ, यदि किसी महिला के साथ किसी पारिवारिक कारण से, पारिवारिक कारण से उसके पति या पति के नातेदार, देखो नातेदार आ गए, या पति के रिश्तेदार भी आ गए यहां पर, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यहां पर सब सम्मिलित है। जबकि आईपीसी की धारा 498 में क्या है, केवल पति और पति के नातेदार, ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहां पर नातेदार, रिश्तेदार, वे अन्य व्यक्ति द्वारा, वे अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा उस महिला को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और आपके शब्दपूर्वक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, शब्दपूर्वक, भावपूर्वक इत्यादि प्रकार से उस महिला को उत्पीड़ित किया जाए, तो घरेलू हिंसा माना जाता है, जो कि कानूनन अपराध है। यानी देखो यहां पर शब्द को देखना, आप क्या कह रहा है, कोई भी महिला है, उस महिला को शारीरिक
यानी उसके साथ आप मारपीट करते हो, मानसिक यानी उस महिला को माइंडली टॉर्चर करते हो आप, या फिर आर्थिक महिला से किसी प्रकार के आपके वित्तीय सहायता या आपके किसी प्रकार के पैसों की मांग करते हो, या कहते हो तू कमा के ला ये कर वो कर, ठीक है, या फिर उसे मजदूरी के लिए जबरदस्ती भेजते हो, या आध्यात्मिक यानी मान लो कोई महिला है वो कहते हैं मैं आध्यात्मिक की ओर जा रही हूँ, यानी मीराबाई का मान लीजिए जैसे मीराबाई वो आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो गई, ठीक है, तो वैसे आध्यात्मिक की ओर बढ़ रही हो। शब्द पूर्वक यानी आप उसे सुबह शाम गाली गलौच दे दनादन, ठीक है, भाव पूर्वक आपकी भावना गंदी हो, किसी गंदी भावना के इरादा, जैसे कोई अन्य व्यक्ति होता है, मान लो कोई किसी अन्य गंदी भावना, उसकी गंदी भावना और किसी महिला को घर जाके परेशान करे, जैसे किसी के पति में पैसे मांगता हो और उस महिला को घर जाके गंदी भावना से परेशान करे, तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसे किसी भी प्रकार से अगर उस महिला को उस घर के पारिवारिक कार्यों की वजह से उसे परेशान किया जाता है तो उसे कानूनन अपराध माना जाता है। ये क्या होती है आपके, ये होती है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा आपको पता लग गई, अब इस घरेलू हिंसा को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए ये आपको पता होना जरूरी है। तो बात करते हैं आगे इस अधिनियम की, और आगे इस अधिनियम की आती है धारा 4, ठीक है, आगे आती है कौन सी, धारा 4। और धारा 4 क्या कहती है, देखो धाराओं को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, लिंक करना पड़ेगा। मान लो देखो सबसे पहले तो 1 और 2 तो सबको पता है, और धारा 3 से अपराध शुरू हो जाते हैं। धारा 3 क्या कह रही है, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा के बारे में बताया। मान लो घरेलू हिंसा हुई, तो घरेलू हिंसा होते ही क्या होगा आपके, घरेलू हिंसा होते ही जो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी उसको क्या करनी होती है, सूचना करनी होती है, ध्यान रखना। तो धारा 4 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू हिंसा की संरक्षण अधिकारी को सूचना, संरक्षण अधिकारी को क्या करना, सूचना। अब दोस्तों ये जो संरक्षण अधिकारी को सूचना है, ये इस अधिनियम में एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नोट लगा के लिखना, इसकी सूचना या इसकी शिकायत, इसकी सूचना अपने से कह सकते हैं शिकायत, ध्यान रख लेना, इसकी शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, ध्यान रख लेना मेरे भाई, इसकी सूचना शिकायत जो है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इस अधिनियम में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। अब हुआ क्या, घरेलू हिंसा हुई और घरेलू हिंसा की क्या हो गई, आपके शिकायत हो गई। अब दोस्तों जैसे ही शिकायत हुई आपके, तो फिर इसके कर्तव्य क्या होगा आपके, वो बताए गए कि जो संरक्षण अधिकारी है इनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया। तो ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। धारा 5 में क्या आ जाता है, इसके बाद इसके कर्तव्यों के बारे में आ जाता है कि संरक्षण अधिकारी का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी धारा आएगी, धारा 5। और धारा 5 में क्या बताया गया है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, ध्यान रख लेना। धारा 5 में क्या बताया गया है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अब संरक्षण अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हो गए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए कोई महिला आई, तो उस महिला की शिकायत कर दी आपने, उस महिला की शिकायत के लिए आपको उसकी कानूनी सहायता करनी पड़ जाए, तो कानूनी सहायता करनी पड़ेगी। कानूनी सहायता या फिर उसे कोई प्रकार के ऐसे सलाह की जरूरत होती है तो उसे सलाह भी देनी पड़ेगी। कोई वकील नहीं हो रहा तो वकील करवाने की भी कार्य करना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो सहायताएं संरक्षण अधिकारी के ये कर्तव्य बनते हैं। और इस संरक्षण अधिकारी द्वारा यहाँ पर इसकी जो शिकायत की जांच है वो 30 दिन के भीतर करनी होती है, और इसका निस्तारण भी 60 दिन के भीतर करना होता है। ये इसमें स्पेशल प्रोविजन है। यहां पर फिर नोट लगाना और लिखना मेरे भाई, नोट लगा के, घरेलू हिंसा की शिकायत पर, घरेलू हिंसा की शिकायत पर, घरेलू हिंसा की शिकायत पर 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर कार्रवाई करना जरूरी है। 30 दिन के भीतर कार्रवाई करना जरूरी है। और 60 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर उस
उस शिकायत का निस्तारण करना भी जरूरी है। यानी ये इस अधिनियम में बहुत शानदार बात कही गई है कि आपके अगर कोई शिकायत करता है तो शिकायत की जो कार्यवाही है वो 30 दिन के भीतर, और शिकायत पर निस्तारण उस शिकायत का जो करना है वो आपके 60 दिन के भीतर करना कंपलसरी किया गया है। ये सबसे खास बात है इस अधिनियम की। इस अधिनियम के धारा 5 के बाद आते हैं अपन धारा 8 पे। धारा 6 और 7 काम की नहीं है आपके, और धारा 8 में कहा गया है कि ये जो संरक्षण अधिकारी होता है, इस संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो धारा 8 और धारा 8 में क्या है, धारा 8 के तहत ही संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति ध्यान रख लेना मेरे भाई। अब आपसे पूछा जाए यहां पर कि इस अधिनियम के तहत जो संरक्षण अधिकारी को शिकायत करी थी ना, उस शिकायत के जो संरक्षण अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन सी धारा के तहत होगी, तो वो धारा 8 के तहत होगी। सुनना ध्यान से। अब यहां पर घरेलू हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर आपके एवं ध्यान रख लेना, जरूरी नहीं है कि केवल जिला स्तर पर ही हो, इसमें एवं आपके दोस्तों अगर राज्य सरकार को उचित लगे तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी एवं निर्धारित क्षेत्र में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछे कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, कौन सी धारा के तहत होगी, तो धारा 8 के तहत होगी। इस अधिनियम से जो आपके बेसिक प्रश्न पूछा जाएगा वो डेट का ही होगा मैक्सिमम, ठीक है, और या फिर आपके जो स्पेशल प्रोविजन जो मैंने आपको बताया है, ये स्पेशल प्रोविजन आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना पूरी है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो यहां पर इसकी नियुक्ति हो गई, तो वापस इसके कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा कि हाँ भाई इसका कर्तव्य क्या होगा, इसकी क्या होगी, तो ये जो बताएगा ये इस अधिनियम की धारा आपके 9 में बताया गया है। कौन सी धारा, 9 में बताया गया है। तो धारा 9 में आपके संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य कह सकते हैं, और इसके कार्य भी अपन यहां पर कह सकते हैं कि इनके कार्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहां पर तो देखो क्या हुआ, यहां पर संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य लिखे और यहां पर भी संरक्षण अधिकारी कर्तव्य लिखे। यहां पर वो कर्तव्य जब शिकायत होती है और शिकायत के बाद उसका क्या दायित्व है वो सारा बताया गया यहां पर, लेकिन यहां पर उसके जितने भी कार्य हैं जिसके लिए उसकी नियुक्ति की जाती है वो चीजें बताई गई है। ठीक है मेरे भाई, अब इस अधिनियम के तहत आपके जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उनके द्वारा जो इसमें संशोधन किया जाएगा उन संशोधन के बारे में भी बताया गया है कि कौन सी धारा के तहत इसमें क्या होगा, संशोधन होगा, वो सारी चीजें भी इसमें बताई गई है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो सरकार के कर्तव्य है वो क्या होते हैं वो बताए गए इसमें। अगर किसी महिला के साथ ऐसा उत्पीड़न हो जाता है तो धारा 11 के तहत ये बताया गया है कि सरकार के कर्तव्य क्या होते हैं, यानी सरकार के क्या कार्य होंगे महिला को न्याय दिलाने के लिए। जैसे महिलाओं को न्याय दिलाने की जैसे फास्ट कोर्ट की स्थापना हुई है, वैसे ही सारी चीजें जो कार्य है वो सरकार के कार्यों के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद आती है धारा 18, और धारा 18 से लेकर धारा 18, 19, 20 और 21 इनमें महिलाओं के साथ संरक्षण का आदेश दिया गया है, संरक्षण का आदेश दिया गया है। अब ये जो संरक्षण का आदेश है, इस संरक्षण के आदेश में क्या क्या आदेश है वो सुनो ध्यान से। यानी जैसे कोई महिला है, उस महिला के साथ कोई प्रकार का ऐसा अन्याय हो गया तो उस महिला के आपकी रक्षा की जाए, या फिर महिला के साथ कोई ऐसा उत्पीड़न हो जाता है, जैसे मान लो कोई पति है उसने पैसे लिए,
ठीक है, उसने पैसे ले लिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उस महिला से पैसे मांगने आ जाते हैं कई व्यक्ति, तो वो ध्यान रख लेना, उस महिला से पैसे नहीं मांग सकते, यहां तक कि सरकार भी नहीं मांग सकती, यहां तक कि बैंक भी नहीं मांग सकता। अगर वो पति नहीं है इस दुनिया में तो उस महिला से पैसे नहीं मांगे जाते हैं, ना उसके बच्चों से मांगे जाते हैं, वो माफ कर दिया जाता है। ठीक है ना, सरकार भी माफ कर देती है और अन्य व्यक्ति भी उस पैसे को वापस नहीं ले सकते, ध्यान रख लेने मेरे भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। या फिर जैसे कोई जबरदस्ती कह दे, मकान खाली करवाने का प्रयास करे, या ऐसे मतलब किसी प्रकार से उनके जो संरक्षण के आदेशों के बारे में बताया गया है वो इस अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 21 में बताया गया है। अब ये जो घरेलू हिंसा का अपराध है, ये एक प्रकार का कैसा अपराध है? तो घरेलू हिंसा के अपराध में अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर देता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अगर तुरंत गिरफ्तार होता है तो आपके उसकी संज्ञेय अपराध माना जाएगा, यानी बिना वारंट की गिरफ्तारी तो कौन से अपराध में होती है? संज्ञेय अपराध में होती है। तो यानी ये कैसा अपराध है? एक प्रकार का संज्ञेय अपराध है और एक जमानत, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सी धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है इस अधिनियम की धारा 32 में। कौन सी धारा में? धारा 32 में। धारा 32 में ये कहा गया है कि घरेलू हिंसा का अपराध, घरेलू हिंसा का अपराध एक प्रकार का संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है। संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध माने जाते हैं। संज्ञेय का मतलब तो आप सभी को पता कि आपके यहाँ पर संज्ञेय का मतलब क्या हो गया कि बिना वारंट के क्या हो जाएगी? इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिना वारंट के इसकी गिरफ्तारी होगी अगर किसी को शिकायत कर दी जाती है। और यहाँ पर अजमानती का मतलब इसकी जो जमानत होगी वो कोर्ट में होगी, यानी उसे एक बार जेल जाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर धारा 32 के बाद, अगर मान लो किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है और महिला कहती है कि मैं आईपीसी के तहत कार्रवाई करवाना चाहती हूँ, तो उसके तहत भी कार्रवाई होती है और वो होती है आईपीसी की। अब आईपीसी की धारा कौन सी के तहत होती है? तो आईपीसी की दो धाराओं के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। एक तो है धारा 498A और एक होती है धारा 509। कौन सी? धारा 509। मान लो धारा 498 में क्या कहती है कि मान लो कोई घरेलू हिंसा ही हुई हो और घर में घर के आदमी जो नातेदार है आपस में वही एक दूसरे के साथ लड़ लिए हो, तो यहां पर धारा 498 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विवाहित महिला को, देखो ये विवाहित के लिए, यदि किसी विवाहित, जबकि उस अधिनियम के तहत उस महिला के बच्चों को भी संरक्षण प्रदान है, यहां पर यह कह रहा है कि यदि किसी विवाहित महिला को उसके पति या पति के नातेदार द्वारा, या पति के नातेदार का मतलब जिनके साथ खून का रिश्ता, जैसे आपकी बुआ हो गई, काका हो गया, काकी हो गई, ताई हो गया, ताऊ हो गया, भाई हो गया, बहन हो गई, ननद हो गई, जेठानी हो गई, देरानी हो गई, ये सारी की सारी मासी है, ये सारे के सारे नातेदार जो है, पति के नातेदार द्वारा किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित किया जाए, जो मैंने सारे प्रकार बताए थे आपके, भावपूर्वक, शब्दपूर्वक, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, उत्पीड़ित किया जाए तो कानूनन अपराध माना जाता है। तो कानूनन अपराध माना जाता है और ऐसा अपराध होता है तो उसे क्या मिलती है? सजा मिलती है। तो इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और धारा 509 क्या कहती है? धारा 509 के तहत यदि किसी महिला को अंग विक्षेपित किया जाए, क्या कहती है? यदि किसी महिला को अंग विक्षेपित किया जाए
तो कानूनन अपराध माना जाता है। मान लो किसी महिला के जैसे कोई उंगली काट दिया, हाथ काट दिया, या फिर किसी प्रकार से उसे उस वजह से लज्जित कर दिया, तो कानूनन अपराध माना जाता है। तो ये था आपका घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का अपराध। ठीक है, अब यहाँ पर इस अधिनियम को वापस देखोगे। ठीक है, और यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं मैं बता दूंगा, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, सुनना ध्यान से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का नाम क्या है? 2005। कितनी धाराएं इस अधिनियम में? 37। अध्याय कितने हैं? 5। इस अधिनियम की पहली धारा याद करनी है आपको? नहीं, केवल क्या याद करना है कि इसका विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत में लागू हुए अधिनियम। और संपूर्ण भारत में कब से लागू है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब से? 31 अक्टूबर 2019 से, जब से अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त किया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम को लागू कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। और इसके अलावा इसे पारित कब हुआ? तो 13 सितंबर 2005 को। ये डेट अगर आपको याद होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 13 सितंबर 2005 और 26 अक्टूबर 2006 ये दोनों आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर और क्या याद रखना है? धारा 2 में परिभाषाएं याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धारा 3 में ये जरूर याद रखना कि घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, पूरी बात। धारा 4 में और ये भी आपके घरेलू हिंसा की जो शिकायत है वो इसके अधिकारी संरक्षण को सूचना की जाती है, संरक्षण अधिकारी को शिकायत की जाती है, और उसके बाद इसके